मैं आज का वीडियो जो है आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं क्योंकि आप लोग भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि को पढ़ रहे थे। तो हमारे समझ में आता है कि मानो एक ही चीज पढ़ते पढ़ते उसका मन नहीं लगता है, तो आपके मन को लगाते हुए हमको आपको आगे बढ़ाना है। कैसे आपका मन लगे वह उस चीज को मैं जानता हूं कि आदमी उब जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा है, वह कम से कम 15 दिन लगेगा तब वो खत्म होगा, इसलिए आप घबरा जाइएगा। इसलिए आपने सोचे हैं कि आज का वीडियो में विश्व में भारत का भूगोल के संबंध में बताना है, और भारत विश्व में भारत के भूगोल आपके आईएएस के सिलेबस में संबंधित में इंक्लूड है, संबद्ध है। तो विश्व में भारत के भूगोल के परिप्रेक्ष्य में जब हम ध्यान देते हैं और आपको जब आगे ले चलते हैं ज्ञान की तरफ, तो ब्रह्मांड एक शब्द आता है जिसे कॉस्मोस कहते हैं। यहाँ जो है बिहार में इसको कोसमोस कहा जाता है और उत्तर प्रदेश में इसको कॉस्मास कहा जाता है। प्रोनाउंसिएशन इतना अंतर है। तो कहीं कॉस्मास उत्तर प्रदेश में पढ़ लिया जाता है और बिहार में कोसमोस कहा जाता है। तो कोसमोस या कॉस्मोस ये ब्रह्मांड जो है के विषय में आपको ले चलते हैं कि है ब्रह्मांड क्या। तो मानव के दिमाग में बात जब लगी, जब मानव जो है बंदर से जब मानव बन गया, आपको तो पढ़ा दिया है हिस्ट्री में कि मानव पहले बंदर की औलाद है, पहले उसके खानदान, हम लोग के खानदान बंदर ही थे, पेड़ों से नीचे उतर के आए तो उनका विकास हुआ। तो ये तो आपको बता दिए हैं। जब मानव बंदर से आदमी के शक्ल में आ गया तो क्या हुआ, अब लगा विभिन्न तरह की बातें सोचने, और सोचने के क्रम में मानव मस्तिष्क में क्रमबद्ध, तब मानव के मस्तिष्क में एक क्रमबद्ध जो है क्रमबद्ध रूप में जब संपूर्ण विश्व का चित्र उभरा तो मानव ने इसे ब्रह्मांड कॉस्मोस की संज्ञा दी। अब यहाँ आपको समझने की चीज है, मैं आपको समझा के पढ़ाता हूं। जब बंदर से आदमी के शक्ल में मानव आ गया तो मानव के मस्तिष्क में एक क्रमबद्ध, एक बाई एक करके मानव के मस्तिष्क में एक क्रमबद्ध रूप में जब संपूर्ण पूरे विश्व का चित्र उभर के आया कि ये कैसा होगा, वो देश कैसा होगा, वो देश कैसा होगा, वो देश कैसा होगा, सूर्य तारे चंद्रमा ये क्या है, पानी वर्षा धूप छांव क्यों होते हैं। जब इस सारे चीजों पर मानव क्रमबद्ध अध्ययन करने लगा तो मानव ने इसे ब्रह्मांड की संज्ञा दी। इसी को मानव ने कहा कि यही ब्रह्मांड है, यही कॉस्मोस है। तो आगे चलते हैं। जब उसने कहा कि जितना प्राकृतिक घटना है, जितना भौतिक चीजें दिखाई दे रही है पूरे विश्व में, वह ब्रह्मांड है। तो आगे है कि मिस्र और यूनानी परंपरा के खगोल शास्त्री क्लॉडियस टॉलमी, उसका पूरा नाम है क्लॉडियस टॉलमी। याद रखिएगा, क्लॉडियस टॉलमी। लोग खाली जो है टालमी कहते हैं, लेकिन उसका नाम है क्लॉडियस टॉलमी। इसका नाम है, वो जो है भूगोल का जानने वाला व्यक्ति, वो जो है यूनानी परंपरा
में जो है ये खगोल शास्त्री था। यूनान में जो है ये मतलब खगोल शास्त्री था, उसका नाम है क्लॉडियस टॉलमी। वह 140 ईस्वी में 140 ईस्वी में 140 ईस्वी में सर्वप्रथम क्लॉडियस टॉलमी ने सर्वप्रथम इसका नियमित अध्ययन किया है। इसका नियमित अध्ययन किया। जब इसका अध्ययन कर दिया नियमित, मानव के जब मस्तिष्क में क्रमबद्ध रूप में जब संपूर्ण विश्व का चित्र उभर करके दिमाग में आया, तो मानव ने इसे ब्रह्मांड कहा। तो आपसे भी कोई पूछे तो आप ये कह सकते हैं थोड़ा बहुत के लिए, आगे और बताएंगे कि मानव के दिमाग में जब विश्व लेवल पर विश्व का चित्र जब उभरा तो मानव इसे ब्रह्मांड कॉस्मोस की संज्ञा दी। मिस्र यूनानी परंपरा जो थी उसके खगोल शास्त्री हैं क्लॉडियस टॉलमी, आपका नाम आप लोग पढ़े होंगे, और याद भी रखना चाहिए कि यह मिस्र और यूनान के परंपरा के अनुसार ये खगोल शास्त्री है और इनका नाम है क्लॉडियस टॉलमी। 140 ईस्वी में सबसे पहले इसका नियमित अध्ययन किए खगोल का। ठीक है, जियोसेंट्रिक अवधारणा का अध्ययन किया और जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया। जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया। तो जब मानव के मस्तिष्क में एक क्रमबद्ध स्वरूप में जब संपूर्ण विश्व का चित्र उभरा तो मानव ने इसे ब्रह्मांड कॉस्मोस की संज्ञा दी। इसी के क्रम में मिस्र और यूनानी परंपरा जो थी, ट्रेडिशन था, मतलब एक बाय एक करके जो लोग पढ़ते थे, उसी के क्रम में खगोल शास्त्री क्लॉडियस टॉलमी आया 140 ईस्वी में। तो सबसे पहले इसका नियमित अध्ययन किया, मानो रोज पढ़ता था। जैसे आपको रोज हम पढ़ाते हैं, नियमित अध्ययन, नियमित टीचिंग है, और इसको आप जब पढ़िएगा तो नियमित स्टडी है। तो उसी तरह से रोज रोज वो पढ़ करके एक अवधारणा का नाम दिया, उसका नाम है जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया। जियोसेंट्रिक अवधारणा का, तो याद करिएगा, जियोसेंट्रिक अवधारणा का जो प्रतिपादन किसने किया? तो क्लॉडियस टॉलमी ने किया। तो याद रखिएगा, जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो क्लॉडियस टॉलमी ने किया। तो आइए अब आगे चलते हैं, जियोसेंट्रिक अवधारणा क्या है। जियोसेंट्रिक अवधारणा के अनुसार जियोसेंट्रिक अवधारणा के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य व अन्य इसकी परिक्रमा करते हैं, तथा सूर्य एवं अन्य पिंड सूर्य तथा अन्य पिंड पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। तो ब्रह्मांड के संदर्भ में यह अवधारणा लंबे समय तक बनी रही। यह अवधारणा लंबे समय तक बनी रही। अब आइए, अगर आपसे पूछे जो है
पूरी दुनिया में या विश्व के भूगोल में पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य और उसके अन्य पिंड भी चक्कर लगाते हैं। यह अवधारणा किसने प्रतिपादित किया? तो आपको जानना चाहिए कि जो है क्लॉडियस टॉलमी ने। तो अगर आपको लिख दिया जाए कि यह अवधारणा किसने प्रतिपादित किया, तो क्लॉडियस टॉलमी ने। यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं सब। तो ये जियोसेंट्रिक अवधारणा है। अगर जियोसेंट्रिक अवधारणा को पूछा जाए कि जियोसेंट्रिक अवधारणा का अर्थ क्या हुआ, आप बताइए, तो आप फेल कर जाइएगा। और जब जानिएगा कि जियोसेंट्रिक अवधारणा का अर्थ ये हुआ कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य के साथ साथ जितने पिंड है वो चक्कर लगाते हैं, इस तरह की अवधारणा का नाम है जियोसेंट्रिक अवधारणा। और जियोसेंट्रिक अवधारणा के जनक जो हैं, जो आपके जो है क्लॉडियस टॉलमी जी हैं। और 140 ईस्वी में इसका इन्होंने खोज करके इस अवधारणा का प्रतिपादन किया। तो ये चलता रहा। ब्रह्मांड के संदर्भ में अवधारणा लंबे समय तक चलता रहा, परंतु 1543 ईस्वी में 1543 ईस्वी में पोलैंड का निवासी था निकोलस। पोलैंड के निकोलस कापरनिकस उसका पूरा नाम है, निकोलस कापरनिकस। याद कर लीजिएगा, जियोसेंट्रिक अवधारणा के जन्मदाता टॉलमी जी थे, क्लॉडियस टॉलमी। और उन्होंने 140 ईस्वी में अपने अध्ययन के परिणाम स्वरूप जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया। जियोसेंट्रिक अवधारणा का अर्थ यह हुआ कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है और सूर्य और अन्य पिंड पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यह बहुत दिन तक चला, कई सौ वर्षों तक, यहां तक कि बाइबिल में भी लिख दिया गया। और इसी को ईसाई मध्य युग में इसकी मान्यता दे दिए कि वाकई में पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी के चारों ओर सूर्य परिक्रमा लगाता है और उसके पिंड भी लगाते हैं, उसके साथी भी लगाते हैं। लेकिन 1543 ईस्वी में पोलैंड के निकोलस कापरनिकस नामक एक व्यक्ति थे। कहां के? पोलैंड के। ये यूनान मिस्र का था टॉलमी। तो ये 1543 ईस्वी में पोलैंड के निकोलस कापरनिकस ने आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक, आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक, आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक जब हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का जब हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का जब हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का अध्ययन किया, हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया, तो अब क्या हुआ? प्रतिपादन किया तो उसके पश्चात ब्रह्मांड के संदर्भ में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। तब ब्रह्मांड के संदर्भ में एक क्रांतिकारी
एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया, एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया, प्रतिपादन किया, तो उसके पश्चात तब ब्रह्मांड के संदर्भ में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। तो परिवर्तन क्या आया? जियोसेंट्रिक अवधारणा के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य एवं अन्य पिंड पृथ्वी के की परिक्रमा करते हैं। ब्रह्मांड के संदर्भ में यह अवधारणा लंबे समय तक बनी रही, परंतु 1543 ईस्वी में पोलैंड का निकोलस कापरनिकस नामक एक खगोल शास्त्री ने, आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक, जब वे हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किए तो इसके पश्चात ब्रह्मांड के संदर्भ में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। ईसाइयों के किताब में लिखा था, ईसाइयों के बाइबिल में लिखा था। तो हमारे आईएएस के अध्ययन करने वाले भाइयों, बच्चों और हमसे उम्र दराज 54 बरस से 55 बरस से ऊपर वाले व्यक्ति जो इसको पढ़ेंगे तो ये समझ लीजिएगा कि अनुसंधान शब्द बहुत बढ़िया है, खोज जारी रखना चाहिए। सत्य क्या है, सत्य को परखने के लिए हमेशा अनुसंधान की आवश्यकता होती है। तो आप जब आईएएस बनिएगा तो इस चीज को जरूर याद करिएगा कि जब हेरोडोटस, कार्डियस हेरोडोटस ने 140 ईस्वी में जब ये जियोसेंट्रिक अवधारणा का जो है प्रतिपादन किया तो यह लिखा कि पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य चक्कर लगाता है और यह अवधारणा चलती रही। लेकिन पोलैंड निवासी निकोलस कापरनिकस ने, आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक, जब हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का जन्म किया तो उसमें क्या पाया? उसके पश्चात ब्रह्मांड के संदर्भ में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। वो क्रांतिकारी परिवर्तन क्या था? आइए समझिए वो क्रांतिकारी परिवर्तन क्या था। इसीलिए आप हमेशा अनुसंधान की तरफ, कलेक्टर के कुर्सी पर बैठने के बाद हमेशा अनुसंधान ही के जो है अनुसंधान नामक शब्द के आधार पर अपना जिला चलाइएगा। मैं आपको अपने अनुभव का साझा करता हूं। तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इस अवधारणा के अंतर्गत हेलियोसेंट्रिक अवधारणा, हेलियोसेंट्रिक अवधारणा के अंतर्गत, हेलियोसेंट्रिक अवधारणा के अंतर्गत कापरनिकस ने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में, ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं अपितु सूर्य है। अब देखिए कितना क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। हेलियोडोरस ने, टालमी ने बताया कि जियोसेंट्रिक अवधारणा का अध्ययन किया तो उसमें कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है। लेकिन जब पोलैंड का निवासी निकोलस कापरनिकस ने और आधुनिक खगोल शास्त्री हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का अध्ययन अंतर्गत कापरनिकस ने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं सूर्य है। इतना बड़ा कलम ऐसे है, ऐसे पलट दिया, कलम ऐसे है और ऐसे पलट दिया। इस तरह से हो गया। यानी कहने का मतलब यह है कि सीधा सिद्धांत पलट गया। इसलिए अब आईएएस बनिएगा, आपके सिलेबस में है। इसीलिए इस चीज का ज्ञान रखिएगा कि जब 140 ईस्वी में टॉलमी ने बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, लेकिन 1543 ईस्वी में निकोलस कापरनिकस पोलैंड निवासी ने हेलियोसेंट्रिक अवधारणा के अंतर्गत यह बता दिया कि नहीं, ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। तो क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया। क्रांतिकारी परिवर्तन का मतलब यह होता है, आमूल चूल परिवर्तन को क्रांतिकारी परिवर्तन कहते हैं। यानी क्रांति उसे कहते हैं जिसमें पुरानी व्यवस्था को साफ खत्म कर दिया जाए और नई व्यवस्था को ला दिया जाए, उसे क्रांति कहते हैं।
तो वही क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। तो अब आईएएस के विद्यार्थी के रूप में अध्ययन कर रहे होंगे, इसको एक एक शब्दों पर जानना चाहिए। क्रांति का मतलब होता है जो कोई व्यवस्था हो पहले से वह साफ बदल करके और दूसरी व्यवस्था को ला दिया जाए, उसे क्रांति कहते हैं। अगर दूसरी व्यवस्था नहीं बदली तो उसे क्रांति नहीं कहते हैं। तो यह विश्व भारत के भूगोल में ब्रह्मांड के संबंध में जब जो है हेरोडोटस ने कहा कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, लेकिन निकोलस जो है 1543 में हेलियोसेंट्रिक अवधारणा के अंतर्गत सिद्ध कर दिया ना पृथ्वी ब्रह्मांड के सेंटर में नहीं है, सूर्य ब्रह्मांड के सेंटर में है। तो यह क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया और आज तक वही चल रहा है। आगे क्या होगा अब सभी लोग इस पर अध्ययन कर रहे हैं। तो पृथ्वी नहीं है पितु सूर्य। यद्यपि ब्रह्मांड संबंधी उनकी अवधारणा, यद्यपि ब्रह्मांड संबंधी उनकी अवधारणा ब्रह्मांड संबंधी उनकी अवधारणा सौर परिवार तक सीमित थी। सौर परिवार तक सीमित थी, सौर परिवार तक सीमित थी तथा इस अवधारणा ने ब्रह्मांड की दिशा ही बदल दी। ब्रह्मांड की दिशा ही बदल दी। तो विश्व भारत का भूगोल ब्रह्मांड कास्मोस के विषय में हम लोग पढ़ रहे थे। टॉलमी ने बताया कि जो अब सभी मानव चिंतन करने लगे, विश्व के क्रमबद्ध अध्ययन करने लगे, तो जो है टॉलमी ने बताया, कार्डियस टॉलमी ने बताया 140 ईस्वी में कि जो है ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर जितने सूर्य हैं उसके पिंड चक्कर लगाते हैं। इसके विरुद्ध में एक नई अवधारणा 1543 में पोलैंड का निवासी कोपरनिकस ने यह बताना सुनिश्चित किया कि नहीं, मैं हेलियोसेंट्रिक अवधारणा के अंतर्गत यह खोज निकाला हूं कि नहीं पृथ्वी ब्रह्मांड के सेंटर में नहीं है, पृथ्वी ब्रह्मांड के सेंटर के बाहर है, सूर्य ब्रह्मांड के सेंटर में है। और तथा इस अवधारणा ने ब्रह्मांड की दिशा को ही बदल दिया। इस अवधारणा ने, हेलियोसेंट्रिक अवधारणा ने ब्रह्मांड की दिशा को ही बदल दिया। आइए आगे चलते हैं। अठारह सौ पांच ईस्वी में ब्रिटेन के खगोलशास्त्री, ब्रिटेन के एक खगोलशास्त्री विलियम हर्शेल ने दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन कर बताया, अंतरिक्ष का अध्ययन कर बताया कि सौर मंडल जो है, सौर मंडल आकाश गंगा का एकमात्र अंश है। आकाश गंगा का एकमात्र अंश है।
आइए आगे बढ़े तो क्या मिला। टालमी ने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, उसको हम जो है जियोसेंट्रिक अवधारणा कहते हैं। और हेलियोसेंट्रिक अवधारणा कोपर्निकस ने बताया कि नहीं, सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है। लेकिन 1805 ईस्वी में ब्रिटेन के खगोलशास्त्री विलियम हर्शेल ने दूरबीन से देखा, दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन कर बताया, यह एक नया खेला कर दिया, एक नया जानकारी दे दिया, नया ज्ञान बताया ब्रह्मांड के विषय में कि सौर मंडल मतलब सूर्य का एक मंडली है। जो सूर्य देखते हैं ऐसे ऐसे लाखों सूर्य हैं, करोड़ों सूर्य हैं, उसका कोई पता नहीं लगा पाया कितना सूर्य है। तो बताया सौर मंडल आकाश गंगा का एकमात्र अंश है। क्या है? एकमात्र अंश है। अमेरिका के खगोलशास्त्री एडविन पी हब्बल ने अमेरिका के एक खगोलशास्त्री एडविन पी हब्बल ने 1925 ईस्वी में यह स्पष्ट किया कि दृश्य पथ में आने वाला ब्रह्मांड, दृश्य पथ में आने वाला ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। अब सोच लीजिए, प्रकाश वर्ष, सूरज की किरण 1 सेकेंड में जितनी दूरी तय करती है, तो उसी तरह से पूरे 1 मिनट में कितनी दूरी तय करती है, उसी तरह से सूरज की किरणें पूरे वर्ष में कितनी दूरी तय करती है, वह हुआ प्रकाश वर्ष। अब बताइए, सोच सकते हैं? दिमाग फाट जाएगा। अगर बढ़िया फिजिशियन ना रहे, फिजिक्स का जानकार ना रहे, आम आदमी से बात करिए तो हंसी और खिल्ली उड़ाएगा कि ये प्रकाश वर्ष भाई, ऐसा तो 1 सेकंड में सूरज की किरणें कहाँ जाती है, तो साल भर में सूरज की किरणें क्या जाती है, तो वही प्रकाश वर्ष है। तो 1 वर्ष में सूरज की किरणें कितनी दूरी तय करती है, तो उतना तो 250 करोड़ वर्ष। तथा इसके अंदर हमारी आकाशगंगा, इसके अंदर हमारी आकाशगंगा की भांति लाखों आकाशगंगाएं हैं, लाखों आकाशगंगाएं हैं। वस्तुतः ब्रह्मांड की अवधारणा, ब्रह्मांड की अवधारणा में क्रमिक परिवर्तन हुए, एवं ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या के संदर्भ में परिवर्तन हुए, एवं
ब्रह्मांड एवं ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या के संदर्भ में के संदर्भ में कई सिद्धांत भी दिए गए। कई सिद्धांत भी दिए गए जिनमें निम्न प्रमुख हैं। निम्न प्रमुख हैं। तो टालमी आए, निकोलस आए, और आपके जो ये अमेरिका के खगोल शास्त्री एडविन पी हब्बल आए। ये लोगों ने जब ये खोज करके निकाला तो बहुत सारा भ्रांतियां पैदा हो गई। तो भ्रांतियां पैदा हो गई तो अब ब्रह्मांड कैसे पैदा हुआ, इसके विषय में इस भ्रांतियों को निपटाने के लिए अलग अलग सिद्धांत का जन्म हुआ। तो ब्रह्मांड की पैदाइशी कैसे हुई, तो उसके लिए अलग अलग सिद्धांत हैं। तो उस सिद्धांतों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत, ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत तब मतलब काहे हो गया ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत, कोई कारण होता है। भगवान बुद्ध ने भी बताया कि बिना कारण का कोई कार्य इस धरती पर हो ही नहीं सकता, विश्व में हो ही नहीं सकता। किसी भी कार्य का कोई न कोई कारण होता है। इसीलिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत के पीछे कारण है। कारण क्या है? टालमी फेल कर गए, हब्बल फेल कर गए, निकोलस फेल कर गए, और तब इस सिद्धांत पर लोग पहुंचे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत, पहला सिद्धांत है बिग बैंग का सिद्धांत। बिग बैंग का सिद्धांत। ये बिग बैंग का सिद्धांत को के जन्मदाता थे जॉर्ज लेमिटेयर थे। जॉर्ज लेमिटेयर ने बताया कि बिग बैंग के सिद्धांत के आधार पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। दूसरा व्यक्ति मिला, उसका नाम है साम्यावस्था सिद्धांत। साम्यावस्था सिद्धांत, स्टेट थियरी, स्टेट थियरी हो गया। साम्यावस्था सिद्धांत ये थॉमस गोल्ड एवं हर्मन व्यक्ति थे। थॉमस गोल्ड एवं हर्मस नामक व्यक्ति ने दिया किया। ठीक है। अब आइए दोलन सिद्धांत। प्लस्टिंग प्लस्टिंग यूनिवर्सल थियरी। डॉक्टर एलन ने दिया। डॉक्टर एलन
डॉक्टर एलन ने दिया। अब आइए, विश्व भारत का भूगोल जब आप पढ़िएगा तो ब्रह्मांड इसमें आता है, आईएएस के सिलेबस में है। विश्व भारत के भूगोल में हम यहां तक पहुंचे कि जब मानव बंदर से मानव की अवस्था में आ गया तो मानव ने विश्व के मानचित्र को दिमाग में रखकर बहुत सा विचार व्यक्त किया। उसी विचारों के क्रम में टालमी यूनान मिस्र का रहने वाला व्यक्ति वह कहा कि ब्रह्मांड जो है के केंद्र में पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर सूर्य और उसके जितने सहयोगी जो है सूर्य है या और लोग पिंड है चक्कर लगाते हैं। तो यह 140 ईस्वी की कहानी है, इसी समय वो खोजा। इसके बाद 1543 में आपका निकोलस कापरनिकस जो पोलैंड का निवासी था वह कहा कि नहीं, मैंने जो थियरी जो है उसका अध्ययन किया। तो बायो थियरी जियो थियरी का जो अध्ययन किया तो वो बताया कि नहीं, जो है यह जो है सूर्य नहीं, पृथ्वी नहीं, सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी सहित अनेक ग्रह और उपग्रह इसका चक्कर लगाते हैं। तब तक आपके ब्रह्मांड के जो है अंतरिक्ष का अध्ययन करने वाला एक व्यक्ति, उसका नाम था जो है विलियम हर्शेल। वह हर्शेल दूरबीन से पता लगाया तो कहा कि 250 प्रकाश वर्ष इतना दूरी में आकाश गंगा है, उसका व्यास है, इतना व्यास है। तो जब व्यास इतना हुआ तो उसका डबल कर दीजिए, 500 प्रकाश वर्ष कितना होगा। और कहा कि नहीं, ये बात जितना पहले वह गलत है। इन्हीं सबों में जब अंतर्द्वंद होता रहा तो मार्क्स भी तो कहा था कि बिना अंतर्द्वंद के जब अंदर में कोई द्वंद होगा तो नई चीज का जन्म होगा। तो मार्क्स ने अपने फिलॉसफी में बोला भी था, वही फिलॉसफी यहाँ काम करती है। तो इन लोगों के विचारों में अंतर्द्वंद हुआ। अंतर्द्वंद के बाद एक सिद्धांत ऊपर आया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कई सिद्धांत हो सकते हैं। अब और कंफ्यूज कर दिया। तो एक कहा बिग बैंग का सिद्धांत जिसे जॉर्ज लेमेटियर ने बोला, साम्यावस्था का सिद्धांत जिसे स्टेडी स्टेट थियरी कहते हैं, ये थॉमस गोल्ड और हरमन नामक व्यक्ति ने बताया। और तीसरा है दोलन सिद्धांत, प्लसेटिंग इन्वर्सल थियरी डॉक्टर एलन ने कहा। तो इस तरह से बिग बैंग सिद्धांत, साम्यावस्था सिद्धांत, दोलन सिद्धांत, और यही आज का वीडियो मैं आपको विश्व में भारत के भूगोल के विषय में स्टॉप करता हूं। मैं जितना एनर्जी से आपको बताता हूं इसके 4 गुना एनर्जी लगा करके आप इसे अध्ययन करिए और इस आईएएस के मुकाम पर पहुंचिए कि ज्योग्राफी पढ़ने से क्या महत्व है। ज्योग्राफी पढ़ने से यही महत्व है कि जिस तरह से ब्रह्मांड का पता एग्जैक्ट किसी ने नहीं लगाया और लगाते लगाते कई सिद्धांत की पैदाइशी हो गई, उसी तरह से कलेक्टर की कुर्सी पर बैठिएगा तो गलतियों को पकड़ने के लिए कई तरह के हथियार अपनाने पड़ेंगे और तब जाके आपका जिला बढ़िया से चलेगा। अगर नहीं चलाइएगा इस तरह के व्यवस्था से तो आप जिला कलेक्टर बन करके भी फेल हो जाइएगा। इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल और सिद्धांत दोनों पढ़ा रहा हूं। धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, देखिए अपने जो साथियों, अपने भाइयों, अपने बहनों जो इंटर पास कर लिए हैं उनको भी कहिए कि ये पढ़ें और आगे 4 साल की तैयारी में अपना पूरा जो है एक ही अटेम्प्ट में आईएएस बनने का ख्वाब देखें। धन्यवाद।